अब आपके बोर्ड के एग्जाम में मात्र 2 मंथ का समय है और फिजिक्स में मात्र 5 गो चैप्टर है। अगर पांचों चैप्टर पर आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एक एक चैप्टर से वही क्वेश्चन हम बताए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किए हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देखिएगा। आइए इस वैसे क्वेश्चन को समझेंगे ट्रिक से, जो 1 सेकंड में खत्म होगा और आपको याद भी हो जाएगा और एग्जाम में जाकर आप अच्छे से टिक करके आइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होती है। कई मर्तबा आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी कह रहा है न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर न्यूटन स्क्वायर मीटर। या ऐसे अगर क्वेश्चन आए ना तो जहां भी आपको स्क्वायर दिखे उसको आप काट दीजिएगा। यहाँ भी स्क्वायर दिख रहा है, इसको भी काट दीजिएगा। यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, इसको भी काट दीजिएगा। यानी सही ढंग से बताने का, सही ढंग से आंसर करने का तरीका ये है कि जहां आपको स्क्वायर दिखे वो कर दीजिएगा। आप याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी इज ए राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये इसका क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन करिएगा, जहां भी स्क्वायर दिखे उसको आप हटा दीजिएगा, जहां पे स्क्वायर नहीं होगा वो आप ध्यान दीजिएगा। तो आप थोड़ा सा अगर ये बात आप समझ जाते हैं ना तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा बी इज ए राइट आंसर। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ध्यान दीजिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है बाबू वो वेबर होता है। क्या होता है बाबू? वेबर होता है। ध्यान दीजिए ये चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज ए राइट आंसर। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं होगा, एम्पियर प्रति मीटर नहीं होगा, वेबर मीटर स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण होता है। ये आपसे कई मर्तबा क्वेश्चन किया हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी चीज बदलता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक जो होता है वो होता है जनित्र। जनित्र को हम लोग बोलते हैं डायनेमो। क्या बोलते हैं? डायनेमो हम इसको बोलते हैं, डायनेमो बोलते हैं। और ये क्या करता है? ये एक प्रकार से एसी और डीसी, एसी डीसी, क्योंकि हमारे पास विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक तो होता है एसी अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है डीसी। डीसी का मतलब होता है कि ये होता है डायरेक्ट करंट। एक एसी होता है, दूसरा डीसी होता है। तो ये दोनों चीजों को क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज ए राइट आंसर, डायनेमो होता है। तो आपको याद रखना है कि जो जनित्र होता है, जनित्र को हम लोग बोलते हैं डायनेमो, और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का क्या होता है? उपकरण होता है। और ये जनित्र जो होता है दोनों हो सकता है, एसी भी होगा और डीसी भी होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था। ये जो है ना विद्युत प्रेरणा की खोज, जब ये खोज हुआ था ना तो जनरेटर जैसे मशीनों का आविष्कार हुआ था। अब देखिएगा ये किया था माइकल फैराडे। कौन किया था? माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे ने किया था। ये कब किया था? 1831 में किया था। तो आपसे अगर सन पूछे तो 1831 में किया कौन था? माइकल फैराडे किया था। हम इसको फैराडे भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज ए राइट आंसर। फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज फैराडे ने किया था और इसी समय जनरेटर का क्या होता है? आविष्कार हुआ था और उसका इंजन भी बना था। अब आगे ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। आपको पता है घरेलू वायरिंग में 3 तार होता है। एक तो होता है मेन तार, उसके बाद से एक उसमें का अर्थिंग होता है और एक और उस जो फेज तार होता है। अब कह रहा है कि जो मेन तार होता है वो तो गर्म होता है। मेन तार कैसा होता है? गर्म होता है। जो ठंडा वाला तार होता है वो उदासीन होता है। और जो अर्थ मतलब जिसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं, यानी जो जमीन में हम गाड़े हुए तार रहते हैं उसको हम अर्थ बोलते हैं। यानी ये वियोजित होता है, भूमि के अंदर गाड़ते हैं। तीनों तारों का रंग कैसा होता है? अगर मान लीजिए कि हमको तीनों तार को रंग देखकर पहचानना है कि कौन मेन तार है,
कौन अर्थिंग वाला तार है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो आप याद रखिएगा, जो मेन तार होता है घरेलू में, जो मेन तार होता है वो लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का। और जो उसके बाद से जो हम कह सकते हैं दूसरा तार होता है, जिसको हम लोग ठंडा तार कहते हैं, वो हमेशा काला कलर का होता है। कौन कलर का होता है? काला कलर का। और जो जमीन के अंदर होता है, जिसको हम अर्थिंग बोलते हैं, वो हरा कलर का होता है। तो ये तीनों कलर का कम्युनिकेशन क्या होता है? लाल होता है, काला होता है, हरा होता है। जो लाल होता है वो मेन तार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी इज ए राइट आंसर, यानी लाल, काला और हरा। डी इज ए राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ना, तो आपसे एग्जाम में गलती होने का चांस 0% भी नहीं होती है और आप सही टिक करके आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा में संकेत करता है? फ्लेमिंग के नियम आपसे पूछा ही जाता है एग्जाम में। अब कह रहा है बाम हस्त मतलब बायां हाथ, और बायां हाथ की जो आप यहां ध्यान दीजिए अंगूठा है, ये जो अंगूठा है ये बल की दिशा को बताता है। ये जो तर्जनी है ये क्षेत्र की दिशा को बताती है, और ये जो माध्यमा है ये धारा की दिशा को बताती है। तो तीनों उंगली के बारे में पूछ देगा। अगर पूछेगा कि अंगूठा किसके ओर संकेत करती है, तो अंगूठा जो करती है वो चुंबकीय बल की तरफ करती है, जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ करती है, और जो धारा होती है, जो मध्यमा उंगली होती है, वो धारा की तरफ संकेत करती है, चुंबकीय धारा की तरफ। तो इसमें आंसर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अंगूठा के बारे में पूछा गया है। तो आप ध्यान दीजिए अंगूठा बल की दिशा को संकेत करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल की दिशा को, सी इज ए राइट आंसर। और ये बात आपको याद करके चलना है, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, इस पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है घरेलू उपयोग के लिए विद्युत का आपूर्ति होती है। आपको पता है कि जो हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है उसकी आपूर्ति कितने वोल्टेज तक हमारे घरों तक दिया जाता है? सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर होती है। ट्रांसफार्मर क्या करती है? वोल्टेज को कंट्रोल करती है और हमारे घरों तक लाइट पहुंचाती है। कितने वोल्टेज तक? तो हमारे घरों तक जो लाइट आती है वो 220 वोल्ट तक आती है। लेकिन कभी कभी ये कम भी हो सकता है, कभी कभी ये ज्यादा हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर से हम 220 वोल्ट कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 220 यहां भी दिया है, यहां भी दिया है। एक चीज और दिया है 100 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घरों में जो करंट आती है वो एसी करंट आती है, और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। जैसे हम बताएं आपको कि ये करंट चलने की दिशा है, ऐसे करंट चलती है। इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिंग करंट होती है। आप देखिएगा घर के बॉल पर आप ध्यान दीजिएगा ना, तो कभी लाइट का जो लाइट जो होती है कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। इसका मतलब कि 50 हर्ट्ज, यानी हमारे घरों में 50 हर्ट्ज की जो होती है, 50 हर्ट्ज का मतलब होती है कि इसकी बदलने की दिशा कितनी होती है? 50 बार होती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन करेगा कि ये बदलती कितनी बार है? 50 बार। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। याद रखिएगा, इसके पहले वाले जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे 3 चैप्टर में, तो ये क्वेश्चन आपको बताए हुए थे कि 1 सेकंड में ये 50 बार अपने दिशा को बदलती है। कितने बार? 50 बार अपने दिशा को क्या करती है? बदलती है। यानी बदलने की इसकी क्षमता कितनी होती है? 50 बार, और 50 बार को हम बोलते हैं 50 हर्ट्ज। तो आप याद रखिएगा ये हमारे घरों में कितने वोल्टेज की लाइट आती है? 220 वोल्ट की, और ये कितनी बार बदल जाती है? 1 सेकंड में 50 बार बदल जाती है। 50 बार को हम 50 हर्ट्ज बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज राइट आंसर, यानी 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर। तो ये क्लियर हो गया आपसे क्वेश्चन। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा? सी इज ए राइट आंसर। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है। जैसे एक वृत्ताकार कुंडली है, इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां अधिकतम होगी? पहला ऑप्शन दे रहा है केंद्र पर, क्या बीच में? दूसरा ऑप्शन बोला है तार की सतह, क्या यहाँ पे होती है? तीसरा कह रहा है कुंडली के बाहर, क्या बाहर होती है? चौथा कह रहा है कुंडली के अक्ष, परंतु कुंडली के
केंद्र से दूर। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम एक वृत्ताकार कुंडली में धारा को प्रवाहित करेंगे, धारा को देंगे, तो हमेशा उस कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र अधिक कहां होगी, अधिक बीच में होगी। यानी बीच वाला भाग को हम क्या कहते हैं, बीच वाले भाग को हम लोग केंद्र कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, केंद्र पर इसकी जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की धारा वो अधिकतर होती है, यहां पे केंद्र पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए इज ए राइट आंसर, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम केंद्र पर होती है। तो ये बात आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा ए इज ए राइट आंसर। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पढ़िएगा और लॉजिक से पढ़िएगा तो आपसे एक भी एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण, जैसे मान लीजिए कि एक गतिमान ये कण हो गया, ये गति है, ये कार्य कर रहा है, गति कर रहा है। तो जब गति करेगी तो अगला जब हम ऑप्शन पढ़ेंगे फिर इसके बारे में ज्ञात होगा। कह रहा है एक गतिमान आवेशित कण केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, चुंबकीय और विद्युत दोनों क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा जब कोई कण गति करेगी, गति मतलब चलेगी, तो चलेगी तो पहला बात यह है कि वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगी, और दूसरा बात यह है कि वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगी। तो चुंबकीय क्षेत्र ये और विद्युत क्षेत्र, क्योंकि गति करेगी तो विद्युत क्षेत्र, और वो जब गति करेगी तो उसमें से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें दोनों आंसर होगा, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज ए राइट आंसर। कोई भी गतिमान कण को हम जब गति करेंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, दोनों क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। अभी हम जिक्र किए थे डायनेमो के बारे में और बताए थे कि डायनेमो दोनों प्रकार की धारा को प्रवाहित करती है, एसी और डीसी दोनों। एसी डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। ये जो करंट होती है ये बिजली होती है, ये हमारे घरों तक पहुंचती है, और ये जो डीसी करंट होती है वो जनरेटर और जनरेटर से डीजी से उत्पन्न होती है। बैटरी को हम डीजी करंट बोलते हैं। तो ये एसी करंट ये हमारे घरों की जो बिजली होती है। तो ये कह रहा है डायनेमो किस प्रकार की धारा है, तो दृष्ट धारा को हम लोग बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं, एसी। प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग दृष्ट धारा को हम लोग डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीसी। और प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग एसी बोलते हैं। और ये ऑप्शन दिया है दोनों, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी इज ए राइट आंसर, क्योंकि डायनेमो है वो दोनों प्रकार के धारा को क्या करती है, प्राप्त करती है। यानी दृष्ट धारा को भी और प्रत्यावर्ती धारा को भी, एसी को भी डीसी को भी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। कुंडली का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब क्या होता है, प्रतिरोध मतलब होता है आर, और आर बराबर फॉर्मूला होता है V बाई आई। जो V होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। यहां पे ध्यान दीजिए, जो V होता है वो वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, और जो आई होता है वो आपका धारा होता है। तो ये आर बराबर प्रतिरोध बराबर होता है वोल्ट बटे धारा। जब आप ओम के नियम पढ़े होंगे उस समय ये बात पता चला होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन पर गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं, कोई चालक है उस पर हम चुंबकीय क्षेत्र रख दिए, तो कह रहा है कि उन पर गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं, इलेक्ट्रॉन पर भी बल लगता है, और उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए इज ए राइट आंसर, यानी लॉरेंज बल बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है कि लॉरेंज, 2 नंबर में, कि लॉरेंज बल को डिफाइन करें या लॉरेंज बल का परिभाषा दें। तो लॉरेंज बल का परिभाषा क्या होगा, जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव के रूप में दे दिया है और ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव के रूप में दे देता है। तो आप ये भी बात ध्यान रखिएगा। आया मेरे भाई मिठाई समझ में। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद
विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है, P होता है। तो P बराबर कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, कौन कौन सा नहीं होता है, कहता है कि नहीं है। तो P बराबर आप याद रखिएगा ये होता है आई आर भी आई स्क्वायर आर होता है। यहाँ पर P बराबर आई आर पर स्क्वायर नहीं होता है, P बराबर भी आई होता है और P बराबर भी स्क्वायर आर भी होता है। तो ये तीन चीज होती है, लेकिन ध्यान दीजिए R पर जो स्क्वायर है ये नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज ए राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखिएगा, ये सब याद करिएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा आर पर स्क्वायर नहीं होता है विद्युत शक्ति में, यानी पी में नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन सेकेंड लास्ट है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करता है उस युक्ति को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी हम बताए थे कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है जो उसको हम लोग बोलते हैं जनित्र। क्या बोलते हैं, जनित्र। और जनित्र को हम लोग बोलते हैं डायनेमो। डायनेमो, तो ये आप जनित्र कहिए या डायनेमो कहिए। अब एक बात और ध्यान दीजिए, विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है, जनित्र, लेकिन विद्युत धारा को मापता कौन है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है। तो मापने का यंत्र है गैलेनोमीटर। तो हम इसको छोटे माने छोटे बड़े विद्युत धारा को हम लोग गैलेनोमीटर से क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मापने का यंत्र जो होता है वो गैलेनोमीटर होता है, लेकिन उत्पन्न जो करता है वो जनित्र करता है, डायनेमो करता है। तो हमसे पूछा है उत्पन्न करता है, तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, ए इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए पार्य किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। आप देखे होंगे चुंबक, लेकिन उसको बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, उसको बनाने के लिए हमें नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। किस लोहा का, नरम लोहा का। और नरम लोहा का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, विद्युत चुंबक बनाते हैं। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ये बताइए कि अस्थाई चुंबक हम किससे बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि अस्थाई, क्या बाबू, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक किससे बनता है। तो आपको याद रखिएगा, जो अस्थाई चुंबक होता है ना, ये इस्पात से बनता है। किससे बनता है, इस्पात से बनता है ये अस्थाई चुंबक। तो अस्थाई चुंबक किससे बनता है, ये इस्पात से बनता है, ये वाला। लेकिन अगर आपसे बोले कि विद्युत चुंबक किससे बनता है, तो नरम लोहा से बनता है। इसका आंसर क्या होगा, सी इज ए राइट आंसर। तो ये रहा आज के क्लास का 15 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर में 15 से 20 क्वेश्चन और होगा जो हम लोग अगले क्लास में कराएंगे। आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसके पहले वाले चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो आप जरूर उस चैप्टर को जाकर पढ़िएगा और आपसे एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगा हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।